दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास और उसके पहले पार्ट के कुछ वीडियो उसके पहले देख चुके हैं। उसी पहले पार्ट के आगे के पार्ट हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ लिया, वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ पढ़ लिया और उपलब्धियाँ सिंधु घाटी की सभ्यता ये भी देख लिया। अब आज के इस वीडियो में देखेंगे उपलब्धियाँ वैदिक काल से महाजनपद काल। तो शुरू करते हैं। उपलब्धियां वैदिक काल से महाजनपद काल। वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये 4 वेद इस वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ हैं। इन्हीं के ऊपर वैदिक सभ्यता टिकी हुई है। आर्यों के प्राचीन ग्रंथ वेदों में विशद ज्ञान भरा हुआ है, बहुत भरपूर ज्ञान भरा हुआ है, जिनकी भाषा संस्कृत थी और उसे देववाणी कहा जाता है। वेदों की भाषा संस्कृत है जिसको देववाणी कहा जाता है। कुछ पश्चिमी विद्वान मानते हैं कि आर्य बाह्य आक्रमणकारी थे। कुछ पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि आर्य जो थे वो बाह्य आक्रमणकारी थे। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है, उसमें 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा यानी काबुल जो अफगानिस्तान है वो वहाँ पर नदी बहती है। जो वैदिक काल से महाजनपद काल है, उस समय की भाषा और साहित्यिक समृद्धता कैसी थी देखते हैं। भाषा हमने देखी संस्कृत थी और साहित्य कैसा था। संसार की प्राचीनतम वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जितने भी हमारे वेद हैं चारों, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आज अधिसंख्यक भाषाओं का आधार संस्कृत व्याकरण ही है और सभी जितनी भी लगभग भाषाएं हैं, अधिकतर भाषाएं हैं, उनका आधार संस्कृत का व्याकरण ही है, जो बहुत ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के रूप में हुआ है, जिसकी प्रशंसा मैकडोनल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में की है। ब्राह्मी लिपि शुरुआत में बनी, उसके बाद जो हम लिपि लिखते हैं जैसे हिंदी, ये जो आपके सामने अक्षर हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं, पर लिपि का विकास जो हुआ वो ब्राह्मी लिपि के रूप में हुआ और उसकी प्रशंसा मैकडोनल्ड ने अपनी किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, उसमें की है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, यानी किसी ने लिखा नहीं, मतलब ये अपौरुषेय यानी किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, ये स्वाभाविक हैं, बहुत ही प्राचीन है, सनातन है, ऐसा माना गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ऋषियों ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसे वेदों में संकलित किया और इसलिए वेदों को संहिता भी कहा जाता है। संग्रहण किया, संकलन किया और इसलिए इसको संहिता भी कहा जाता है। जिस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ सभी ऋषियों ने, कई हजारों ऋषियों ने जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसको वेदों में संकलित किया है और इसीलिए वेदों को संहिता कहा जाता है। प्रारंभ में इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया था, मौखिक रूप से सुनाकर ही निरंतर रखा, इसलिए इनको श्रुति भी कहा गया है। वेदों को संहिता भी कहा गया है, वेदों को श्रुति भी कहा गया। सुना गया एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, शुरू में इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया था, इसलिए इनको श्रुति भी कहा गया है। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सबसे प्राचीनतम वेद है, ग्रंथ है, वो ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सामवेद में काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। हालांकि ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं और याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था। सामवेद यानी संगीत, स से सामवेद संगीत, जिसके 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नए हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठान का संग्रह है। इसको भी याद रखने का तरीका उस समय बताया था। य से यज्ञ और य से यजुर्वेद, जिसमें 40 अध्याय हैं। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। और चौथा वेद अथर्ववेद, जो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है, उसमें 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। तो ये 4 वेदों के बारे में गणना, जो उस समय की जो साहित्यिक समृद्धता थी वो है। इसके बाद आते हैं पुराण।
हालांकि वेदों के बाद उपनिषद भी है, जो अगर आप आगे और उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे या ज्ञानार्जन के लिए पढ़े तो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराण, इनके रचयिता हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ऐसा माना जाता है कि पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में वंशावलियाँ मिलती हैं जो लगभग दूसरी और तीसरी शताब्दी की रचना है। पुराण है वो दूसरी और तीसरी शताब्दी की रचना है, ऐसा माना जाता है, जिसमें वंशावलियाँ लिखी गई हैं। वंशावलियाँ हमने जो साहित्यिक इतिहास की जानकारी के स्रोत में पढ़ा था। 18 पुराण हैं और 29 उप पुराण हैं, और उसमें से भी कई सारे प्रमुख हैं जो हम आगे नाम देखेंगे, पर कुल पुराणों की संख्या 18 है और 29 उप पुराण हैं। प्रमुख पुराणों में मत्स्य पुराण है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये प्रमुख उल्लेखनीय नाम है। वैसे 18 पुराण हैं, पर ये प्रमुखतया से इनके नाम उल्लेखनीय हैं। पुराणों के द्वारा मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया है। मनुष्य के जीवन को, उसका जीवन, सामाजिक और धार्मिक जीवन किस तरह से नियमबद्ध रह सके, ऐसा प्रयास पुराणों के द्वारा किया गया है। इसमें कला सूत्र प्रमुख है, जिसके 3 भाग हैं, श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र और धर्म सूत्र। ये कला सूत्र हैं जो कि प्रमुख हैं। पुराणों में 3 भाग हैं, जिसके श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र और धर्म सूत्र। वैदिक साहित्य में वेदांग, स्मृतियाँ और महाकाव्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हम पढ़ रहे हैं साहित्य और भाषा, जिसमें वेद पढ़े हमने, अब पुराण पढ़े, तो इस साहित्य में वेदांग भी हैं, स्मृतियाँ भी हैं और महाकाव्य भी हैं और उपनिषद भी हैं, जो ये सभी साहित्यिक वैदिक काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल थी और सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी वो राष्ट्र थी। कुल और राष्ट्र, अब यहाँ पर परिवार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल थी और सबसे बड़ी राष्ट्र थी। इसका क्रम था राष्ट्र, फिर उससे छोटा जन, उससे छोटा विश्व, उससे छोटा ग्राम और सबसे छोटा कुल। ये राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम है। अवरोही यानी बड़े से छोटा, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। इसको शॉर्ट में राजविगाकु भी याद रख सकते हैं। इनके मुखिया थे क्रमशः राजा, गोप, विश्वपति, ग्रामणी और कुलुप। यानी राष्ट्र का मुखिया राजा, जन का मुखिया गोप, विश्व का मुखिया विश्वपति, ग्राम का मुखिया ग्रामणी और कुल का मुखिया कुलुप। इस तरह से ये इनके मुखिया थे राजनीतिक व्यवस्था में। राजा का पद वंशानुगत था या राजवंश से चुनकर राजा बनाया जाता था। या तो वंशानुगत होता था राजा, या राजवंश में से ही किसी योग्य को चुनकर के राजा बनाया जाता था। जनता राजा को कर देती थी, टैक्स देती थी, उसको कहा जाता था बलिहरत। वैदिक काल में कर को बलिहरत कहा जाता था। ऋग्वेद में पंचजना अर्थात 5 प्रमुख जन थे, और वो थे अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुह्य। आगे हम जनपद पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये अभी से इसको याद रख लें कि वैदिक काल में जन थे और वो फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने। तो ऋग्वेद काल में 5 जन प्रमुख थे और वो थे अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुह्य। ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का उल्लेख है जिसे 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में एक बहुत बड़ा युद्ध का उल्लेख किया गया है और इस युद्ध का नाम है 10 राज्य युद्ध। यह युद्ध राजा सुदास का रावी, यानी उस समय नाम था परुष्णी नदी, जो रावी नदी है उसके तट पर हुआ था, जो 10 जनों के राजाओं के साथ हुआ था। 10 जन थे, अभी हमने 5 जन तो पढ़ ही लिए, और वो 5 जन थे अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुह्य, और 5 जन और थे, यानी टोटल 10 जन से उस राजा सुदास का युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे पर, 10 राज्य युद्ध। इसमें 5 जन के अलावा अलीन, पक्त, बलानस, विसाणी और शिव ये जनपद थे। 5 पहले हमने पढ़ा था, 5 ये,
और इन 10 जनों ने के साथ सुदास का युद्ध हुआ था और उसमें विजय सुदास की हुई थी, जो 10 राज्य युद्ध ऋग्वेद में लिखा हुआ है। वैदिक काल में सभा और समिति। समिति आम जन की प्रतिनिधि सभा होती थी जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार होता था। दो मुख्य हैं, सभा और समिति। और समिति थी वो आम जन की थी, आम लोगों की थी, साधारण लोगों की प्रतिनिधि सभा थी जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। जो आम लोगों की सभा समिति होती थी उसमें राजा भी भाग लेता था। सभा छोटी संस्था थी जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति भाग लेते थे, बड़े व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति भाग लेते थे सभा में। समिति आम लोगों की सभा थी, प्रतिनिधि सभा थी। ऋग्वेद में सुजात, कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। जो सभा अभी हमने देखा, सभा और समिति में, समिति ज़्यादा लोग, आम लोग, सभा कम लोग, बड़े लोग। सभा राजा को परामर्श और न्याय कार्य में सहयोग करती थी। ये जो सभा थी वो राजा को परामर्श देती थी, न्याय कार्य में सहयोग करती थी। ये हमने उपलब्धियां पढ़ी वैदिक काल की, जिसमें कई सारी चीज़ें देखी। अब आगे बढ़ते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य जानते हैं हम, 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। तो उस समय के काल को देखते हैं, महाकाव्य काल। रामायण और महाभारत प्रमुख महाकाव्य हैं जिनमें राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी थी। महाकाव्य 2, रामायण और महाभारत। तो उस समय का जो समय है उसको महाकाव्य काल माना जाता है। ये सब अलग अलग समय हम पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास जो शुरुआत की है हमने। तो रामायण और महाभारत का काल महाकाव्य काल कहा जाता है, जिस समय राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी थी। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। राजा का पुत्र राजा बनता था, वंशानुगत था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर कंट्रोल था। वह धर्म, कर्तव्य और प्रजा हित से बंधा हुआ था। उसके ऊपर कंट्रोल था धर्म का, कर्तव्य का और प्रजा के हित का। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद और सभा का अस्तित्व था। जैसा हमने अभी वैदिक काल में देखा कि सभा थी वो राजा को अपनी राय देती थी, ठीक वैसे ही महाकाव्य काल में भी राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद और सभा थी। महाभारत काल में मंत्री परिषद के 18 विभाग थे जिनको तीर्थ कहा जाता है। इस समय कुछ गणराज्यों का भी उल्लेख होता है। गणराज्य जिसमें अंधक, वृष्णि, कुकुर और भोज प्रमुख थे। महाकाव्य काल में कुछ गणराज्य भी थे, अंधक, वृष्णि, कुकुर और भोज। दोस्तों ये हमने पढ़ा महाकाव्य काल और उसके पहले वैदिक काल। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।